फ्रेंड्स, हम लोग थोड़ा सीआरपीसी से बाहर निकलते हैं। हमारे ईमेल पर बहुत सारे क्वेरीज आई हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स को लेकर क्वेरीज आई हैं। उसमें सीपीसी का भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ भी है, आईपीसी भी है, कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चंस भी है। अच्छा ही है, क्योंकि हमारा तो पर्पज ही यही है कि आप लोग मैक्सिमम जहां आपको प्रॉब्लम आती है वहां अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो आज का एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जो लोगों ने पूछा है, वो है सेकुलरिज्म को लेकर के, राइट टू रिलीजन को लेकर के, राइट टू माइनॉरिटी को लेकर के। तो ये 2-3 लेक्चर में पूरा हो पाएगा। आज हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की, धर्मनिरपेक्षता की। धर्म और निरपेक्ष, सेक्युलरिज्म फ्रॉम दी रिलीजन। तो क्या कोई व्यक्ति अपने धर्म से, अपना धर्म मत कहिए, धर्म से, धर्म इज कंडक्ट, क्योंकि धर्म की जो कॉन्सेप्ट इंडियन सोसाइटी में रही है, जैसे अशोक का धर्म, तो अशोक का धर्म का मतलब जो बौद्ध धर्म के जो बेसिक टेनेट्स थे वही धर्म था, जो ह्यूमन एथिक्स थी वही धर्म थी। तो जब हम धर्म को डिस्कस करेंगे तो धर्म को किसी समुदाय से, किसी कम्युनिटी से, किसी सेक्ट से डिलिंक करके ही देखेंगे, क्योंकि जो हमारे पास अधिकार हैं वो धार्मिक अधिकार नहीं है, वो केवल सांप्रदायिक अधिकार है। एक सेक्ट हिंदू, एक सेक्ट मुस्लिम, एक सेक्ट क्रिश्चियन। अब हम डिस्कस करते हैं पहले धर्मनिरपेक्षता को। जैसे हमने बताया कि धर्मनिरपेक्ष का हिंदी में जो अर्थ होता है कि स्टेट अपने को धर्म से अलग रखेगी, जो गवर्नेंस होगा वो रिलीजियस नहीं होगा। यहां आपको समझने की जरूरत यह है कि कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी गवर्नमेंट टोटली रिलीजियस नहीं होती, क्योंकि गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा एस्पेक्ट होता है जो उस कम्युनिटी से, सोसाइटी से जुड़ा होता है, उसके वेलफेयर से जुड़ा होता है जहां की वो गवर्नमेंट चलती है। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सेकुलरिज्म वर्ड है, ये इंडियन टर्म नहीं है, इसको हमने लिया है यूरोप से। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो यूरोप में 14, 15, 16 कह सकते हैं आप, सेंचुरीज में एक बहुत कन्फ्लिक्ट हुआ, एक बैटल हुई बिटवीन दी किंग एंड रिलीजियस, स्पेशली इंस्टीट्यूशंस, स्पेशली कैथोलिक्स। अब तो बहुत सारे सेक्ट उनमें भी हो चुके हैं। तो बेसिक जो 14 और 15 सेंचुरी की लड़ाई थी, या 16 सेंचुरी में भी यूरोप में यह थी कि हुई सुपीरियर, क्राउन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गॉड, मतलब चर्च। तो चर्च और किंग की बैटल में ये जो वर्ड है सेकुलरिज्म क्वाइन हुआ, ये निकल आया, और अल्टीमेटली किंग वन, राजा की जय हुई, एम्परर की विक्ट्री हुई, और इस्टेब्लिश हो गया कि किसी सोसाइटी पर जो शासन होगा, जो गवर्नेंस होगा, वो किसी धर्म गुरु का नहीं होगा, किसी फतवे का नहीं होगा, किसी जो रिलीजियस एडिट का नहीं होगा, बल्कि जो गवर्नमेंट है वहां का होगा। अब क्वेश्चन यही होता है कि जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट रिलीजियस है या इररिलीजियस है। इररिलीजियस मतलब जो कम्युनिटीज माइनॉरिटी हैं उनके रिलीजन को फॉलो नहीं करने देती, उनको टॉर्चर करती है, या एक न्यूट्रल एटमॉस्फेयर में एक न्यूट्रल एक्टिविज्म फॉलो करती है। न्यूट्रल एक्टिविज्म मतलब ये होता है कि प्रशासन में तो एक्टिव हो लेकिन रिलीजियस में न्यूट्रल हो। अब इंडिया में जब हम बात करते हैं सेकुलरिज्म की, तो सेकुलरिज्म आर्टिकल 25 से नहीं आया है,
न 26 से आया है, न तो आर्टिकल 29 और 30 से आया है। अगर आपने देखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा होगा, तो 1976 तक 42nd अमेंडमेंट के पहले तक हमारे प्रीएम्बल में ये वर्ड सेकुलरिज्म नहीं था। तो क्या इसके पहले इंडिया सेकुलर नहीं था? तब भी था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने बहुत लंबी डिबेट के बाद ये डिसाइड किया कि इस वर्ड को कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल में डाला ही ना जाए, रादर कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डाला ही ना जाए। इट मे क्रिएट कंफ्यूजन एंड कंट्रोवर्सी। क्योंकि एक तो पहली बात तो यह है कि यह वर्ड हमारे कंट्री का है नहीं। दूसरा, हमारे कंट्री में जो ट्रेडिशन रहे शुरू से लेकर के, चाहे आप हिंदू एम्पायर देखें, मुगल एम्पायर देखें, थोड़ा वेरिएशन हो सकता है, कोई रूलर बहुत रिलीजियस माइंडेड हो सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं रहा कि चाहे मुगल का पीरियड हो, चाहे अफगान का पीरियड हो, चाहे हिंदू पीरियड हो या इंग्लिश पीरियड हो, कभी भी रिलीजन को हमने गवर्नमेंट का पार्ट नहीं माना, हमने स्टेट का पार्ट नहीं माना। इसलिए ये सेकुलरिज्म वर्ड है डिलिबरेटली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अवॉइड किया था। लेकिन 1976 में क्योंकि इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी, तो आरएसएस या हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के कंटेक्स्ट में उन पर प्रेशराइज करना चाहती थी, इसलिए उनके टाइम में ये वर्ड प्रीएम्बल में आ गया। अदरवाइज इसकी न तो कोई जरूरत थी, न कोई इसके पहले ऐसा कभी हुआ कि इंडिया में सेकुलरिज्म मर गया हो। अब ये सेकुलरिज्म जब आ ही गया, तो प्रीएम्बल के पहले कहां था? प्रीएम्बल के पहले आप देखेंगे, जब आप फंडामेंटल राइट्स पर आएंगे, तो आर्टिकल 15, 16, 16, ठीक है। 14 के जब 14 रेगुलर इक्वालिटी है, जनरल इक्वालिटी है, लेकिन 14 के बाद 15 और 16 को स्पेसिफिकली इंडियन सिटीजन के कंटेक्स्ट में, जहां आर्टिकल 14 सब पे अप्लाई करती है, वहां 15 और 16 इंडियन सिटीजन्स के लिए ही है। चाहे वो नौकरी का मामला हो, चाहे सोशल अनटचेबिलिटी का मामला हो, इसमें बाहर के लोग इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि वर्ड है सिटीजन। तो अपने सिटीजन्स के वेलफेयर में ये कहा गया है आर्टिकल 51 क्लास 1 में, फिर 2 में, या 16 1 2 में आप देखें, 3 में भी देखेंगे कि केवल रिलीजन, कास्ट, डिसेंट या सेक्स के बेसिस पर, मतलब वर्ण के बेसिस पर, परिवार के वंश के आधार पर स्टेट काम नहीं करेगी। अब यहां पर जो वर्ड्स हैं आर्टिकल 15, 16 में, द वर्ड इज ओनली, केवल धर्म के आधार पर, केवल जात के आधार पर। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर जात के साथ कोई और आधार हो सकता है तो कोई रोक नहीं है, स्टेट काम कर सकती है। जैसे रिजर्वेशन है, तो रिजर्वेशन में आप देखिए कि बहुत सारी जातियां हैं, कास्ट बेसिस है, उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। इसी तरीके से आर्टिकल 15(3) है, वीमेन को अलग से राइट दिया जाता है। वीमेन प्रोटेक्शन एक्ट है, पॉस्को है, या वीमेन वर्क प्लेस प्रोटेक्शन एक्ट 2014 का है। ये सब कैसे बने हैं? वीमेन को भी एक अलग कैटेगरी में रख दिया, क्लासिफाई कर दिया गया है। तो अगर क्लासिफिकेशन रीजनेबल है, 15, 16 में है, तो धर्म को और जाति को एक अलग क्लासिफिकेशन में रखा जा सकता है। जैसे मान लीजिए सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है जो आई थी कांग्रेस के टाइम में। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में मुस्लिम्स की सोशल इकोनॉमिक पोजीशन को बहुत डाउनग्रेडेड बताया गया है, और बताया गया उनके लिए स्पेशल प्रोग्राम लाने की जरूरत है, तो उनके लिए भी अलग से काम किया जा सकता है। इससे केवल स्टेट इररिलीजियस नहीं हो जाता, केवल इससे नॉन सेकुलर नहीं हो जाता। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि सेकुलरिज्म को हम कैसे इस कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं। तो पहला तो मैंने बताया कि आर्टिकल 15 और 16 में बता दिया गया है कि केवल धर्म के आधार पर, केवल जात के आधार पर, जब तक कोई और आधार ना हो।
तब तक आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। इसी तरीके से सेक्शन 326 में राइट टू वोट है। राइट टू वोट में सभी को, जो इंडियन सिटीजन है, राइट टू वोट है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अगर ऐसा ना होता तो सेकुलरिज्म ना होती। अगर आपने इतिहास पढ़ा हो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी हो या पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ी हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 मॉडल रिफॉर्म में इंडिया में आया सेपरेट इलेक्टोरेट। मुसलमान को मुसलमान को चुनेगा, हिंदू हिंदू को चुनेगा, क्रिश्चियन क्रिश्चियन को चुनेगा। ये इट वॉज अगेंस्ट सेकुलरिज्म, क्योंकि अब यहां पर जब इलेक्शन ही हो गया बेसिस पर, कम्युनल बेसिस पर, तो सेकुलरिज्म कम्युनलाइजेशन को अपोज करता है। अब इंडिया का जो इलेक्टोरल सिस्टम है वो, उसमें सभी लोग कवर होते हैं। अगर वो क्वालिफाइड हैं, अदरवाइज क्वालिफाइड हैं अगर वो, तो केवल कास्ट, रिलीजन एटसेट्रा के बेसिस पर उनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। मगर ये सेकुलरिज्म एक दिन में नहीं बनता है। प्रीएम्बल न भी होता तो क्या सेकुलर न होते? होते। आपको याद होगा, अगर इतिहास पढ़ा होगा, 1932 का पूना पैक्ट, रैमसे मैकडोनाल्ड अवार्ड जब हुआ था, प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटेन का, उसके अगेंस्ट में उसको इंप्लीमेंट करने के लिए अंबेडकर हेलबेंट थे। उन्होंने कहा था कि शेड्यूल कास्ट के लिए भी एक इलेक्टोरेट होना चाहिए। वही इलेक्टोरेट कि एससी को ही वोट दे, एसटी को ही वोट दे। और गांधी जी ने इसका अपोज किया था। यरोदा जेल, पूना के जेल में बंद थे, वहीं पर उन्होंने आमरण अनशन किया और अल्टीमेटली अंबेडकर को झुकना पड़ा। और 1932 का पूना पैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट पैक्ट है, जिसमें गांधी जी ने कहा तुम रिजर्वेशन ले लो, एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन हम देते, एससी के लिए खास तौर से, लेकिन कम्युनल अवार्ड मत मानो, क्योंकि ये कंट्री को तोड़ देगा। कभी अंबेडकर उतने ही प्रिय थे जितने आज ओवैसी हैं मुसलमानों को लेकर के। कभी उसी तरह की स्पीचेस अंबेडकर की भी होती थी एससी को लेकर के। वो उनके अलग से उनके लिए एक फैसिलिटी चाहते थे, लेकिन गांधी जी तैयार नहीं हुए। अल्टीमेटली उसी सिस्टम को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया। तो आज का जो सिस्टम है रिजर्वेशन का, वो 1932 का एससी का, वो 1932 का पूना पैक्ट जो अंबेडकर और गांधी जी के बिहाफ से मदन मोहन मालवीय जी ने उस पैक्ट को कंक्लूड किया था अंबेडकर से लेकर के। अब इस फ्रेमवर्क में हम ये समझ सकते हैं कि हमारी सोसाइटी न कभी कम्युनल थी, न आज भी है। पॉलिटिक्स को छोड़ दे, सारे इश्यूज पॉलिटिकल है। हम सिर्फ बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की और गवर्नेंस की। जब आप गवर्नमेंट लेवल पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि जो वैकेंसी निकलेगी सप्लाई निकलेगी। एससी एसटी का रिजर्वेशन छोड़ दें तो उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता। जो नंबर कॉपियां जचेंगी उसमें यह नहीं देखा जाता कि आप किस जात धर्म के हैं। जो पोस्टिंग होगी उसमें भी इंश्योर करने की कोशिश की जाती है कि जो मेरिट है उसको फॉलो किया जाए। करप्शन एक अलग इशू है। तो यहां पर अब आप जब हम समझेंगे सेकुलरिज्म को, तो सेकुलरिज्म का अर्थ यह होता है कि स्टेट एंड स्टेट, नॉट रिलीजन। कोई मौलवी मुल्ला, कोई पंडित महंत, कोई धर्माचारी इस कंट्री में कभी रूल नहीं करेगा धर्म के आधार पर। जैसे योगी जी हैं, योगी जी का गिरुआ वस्त्र है, लेकिन क्या योगी जी ऐसा कर सकते हैं कि किसी की पोस्टिंग, किसी का अपॉइंटमेंट, किसी को राशन कार्ड, किसी का आधार कार्ड, क्या धर्म के आधार पर बांट सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि नहीं इस कम्युनिटी का इसको नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो आप जिस सेक्ट को भी फॉलो करें, जिस धर्म को फॉलो करें, लेकिन जब आप पावर में होंगे तो पावर का अपना एक अलग धर्म होता है, राजधर्म। राजधर्म ही सेकुलरिज्म है। पब्लिक वेलफेयर स्टेट हमारी है। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें
डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया है, सेकुलरिज्म वर्ड जोड़ दिया गया। ठीक है, ना भी होता तब भी हम ऐसे ही काम करते जैसे 1976 के पहले करते रहे थे, क्योंकि हमारे ट्रेडिशंस नहीं है, ऐसी परंपराएं नहीं है कि कभी हमने अपने प्रशासन में, शासन में धर्म को कोई इंपॉर्टेंस दिया हो। अब दो प्रोविजन हमने बताया बड़े इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 15-16 फंडामेंटल राइट में, जो सेकुलरिज्म को प्रमोट करने वाले हैं। दूसरा है आर्टिकल 326 जो प्रमोट करता है सेकुलरिज्म को, क्योंकि जब आप जिससे सरकार चुनना है उसमें हिंदू मुसलमान नहीं देखना है वोट देगा नहीं देगा, जो भी इस कंट्री का नागरिक है, वैलिड सिटीजन है, वो वोट ले इंटाइटल्ड है, अदरवाइज वो डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ न हो। अब सेकुलरिज्म को डिफाइन करने के लिए हमें यह देखना होगा कि सेकुलरिज्म के 3 एस्पेक्ट हैं हमारे स्टेट में। पहला तो ये कि स्टेट है, स्टेट एक वेलफेयर स्टेट है और वो काम करेगी उसी ऑब्जेक्ट से जो ऑब्जेक्ट प्रीएम्बल में लिखा गया है। किसी भी कम्युनिटी का हो, अगर पीएम मुसलमान भी है, नमाज ही पढ़ता 3 टाइम का, तब भी जब पीएम कुर्सी बैठेगा तो इस कॉन्स्टिट्यूशन की ही शपथ लेगा, वही उसका बाइबल होगा, वही उसका गीता होगा, वही उसका कुरान होगा। जैसे ही आप पावर में आते हैं या जैसे पॉलिटिक्स में आते हैं, आप कम्युनल फिनोमेना को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। पॉलिटिक्स को सेकुलर होनी ही चाहिए। कंट्रोवर्सी चलती है, तमाम तरह के प्रॉब्लम आती हैं, कोर्ट में भी आती हैं। ठाकरे साहब को, बालाजी साहब ठाकरे साहब के लिए बहुत कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन रियलिटी यही है कि स्टेट सेकुलर है। तो सेकुलरिज्म का पहला मतलब क्या है? पहला इसका अर्थ ही होता है कि जो स्टेट होगी वो न्यूट्रल होगी, उसका अपना कोई रिलीजन नहीं होगा। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक रिलीजन है स्टेट का, मोस्ट मुस्लिम कंट्रीज में इस्लाम को फॉलो करते हैं मोर और लेस, मगर इंडिया में फ्रॉम वेरी बिगनिंग वी हैव अडॉप्टेड द सेकुलरिज्म एंड पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द रिलीजन इन द पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ये हमारी पॉलिसी है, शुरू से रही, आज तक भी है। तो पहला क्या है? स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं होगा। दूसरा, इसका अर्थ क्या होगा? स्टेट किसी के धार्मिक मामलों में अड़ंगा नहीं डालेगी। आप किसी कास्ट के हैं, किसी कम्युनिटी के हैं, आप देवरावा बाबा हो, बोरा बाबा हो, राधा स्वामी हो, सिया हो, सुन्नी हो, जैन हो, बुद्ध हो, हिंदू हो, जैसे चाहे वैसे आप जो राइट कॉन्स्टिट्यूशन में आपको आर्टिकल 25 में दिया गया है उन लिमिटेशंस के भीतर अपने राइट्स को आप यूज कर सकते हैं। तो पहला, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। दूसरा, स्टेट किसी को रिलीजन के प्रोपगेशन, प्रैक्टिस, प्रोफेशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, मस्जिद बनाने के लिए अगर लॉ को फॉलो किया गया है तो रोक नहीं लगा सकती। तीसरा, दूसरा मतलब क्या हुआ? नॉन इंटरफेरेंस ऑफ द स्टेट इन रिलीजियस मैटर्स, जो टोटली इंडिविजुअल एस्पेक्ट है, जब तक सोसाइटी को हर्ट ना करे वो। और तीसरा इसका अर्थ होता है कि स्टेट सभी धर्मों का आदर करेगी, रेस्पेक्ट करेगी। तो तीनों कॉन्सेप्ट इंटरलिंक्ड है। पहला क्या है? स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा। दूसरा, स्टेट किसी के रिलीजियस अफेयर में इंटरवीन नहीं करेगी, पूजा पाठ में, प्रोफेस प्रैक्टिस में। और तीसरा, स्टेट सारे रिलीजन को एक समान मानेगी, किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी राइट ऑफ रिलीजन में। रिलीजन एक टाइम में रिलीजन के कुछ एस्पेक्ट्स कंट्रोवर्शियल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आगे चल के
स्टेब्लिश हो जाती है, जैसे गुरु नानक है या ईसा मसीह है, या अगर कोई जयंती मनाना चाहे अपने किसी धर्म गुरु की, तो वो इतना स्टेब्लिश हो जाता है कि उसे रिलीजियस नहीं माना जाता। जैसे मान लीजिए जैन मेला है, माघ मेला, कुंभ मेला, तो कुंभ मेला इटसेल्फ एक स्टेब्लिश प्रैक्टिस है। ये धार्मिक आधार पर नहीं बल्कि कस्टम के बेसिस पर इसे इंपॉर्टेंस दिया जाता है और स्टेट इसे ऑनर करती है, सुविधाएं भी देती है। इसको डिस्कस करेंगे जब आर्टिकल 25 हम पूरा डिस्कस करेंगे। तो अब ये सेकुलरिज्म के 3 डायमेंशन में, पहला स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, दूसरा स्टेट किसी की रिलीजियस मैटर में इंटरवीन नहीं करेगी, और तीसरा स्टेट सारे रिलीजन को इक्वली प्रमोट करेगी। अब ये जो रिलीजियस राइट्स हैं, अब हम आते हैं धार्मिक अधिकार क्या है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पहला तो आर्टिकल 25 to 28 में एक्सक्लूसिव राइट दिए हैं, धार्मिक अधिकार दिए हैं। आर्टिकल 29-30 में 29 में कुछ कल्चरल राइट्स दिए हैं, वो धार्मिक अधिकार नहीं, कल्चरल राइट्स टू प्रोटेक्ट देयर ओन लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर। और 26 में इस्टेब्लिश 30 में इस्टेब्लिश द इंस्टीट्यूशन। तो आर्टिकल 25, 26, 27, 28 पहले इसको डिस्कस करेंगे। ये जो आर्टिकल्स हैं 25 से लेकर के 28 तक, ये डायमेंशंस हैं रिलीजन के, और यही कंट्रोवर्सी का पार्ट होते हैं। अभी आपने देखा कि जब ट्रिपल तलाक का मैटर चल रहा था तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने कहा ये हमारे धर्म का पार्ट है। तो क्या धर्म है? नहीं। धर्म क्या है इसको हम डिफाइन करेंगे आर्टिकल 25 में। तो आर्टिकल 25 पहला मैं कंक्लूड कर दूं पहले ही कि धार्मिक अधिकार फंडामेंटल राइट का सबसे कमजोर अधिकार है, वीकेस्ट राइट ऑफ द फंडामेंटल राइट। सारे अधिकार आपको कंपैरेटिवली अधिक हैं, धर्म को बहुत कमजोर जानबूझ करके किया गया है, क्योंकि रिलीजन बड़ा डेंजरस फिनोमेना होता है। आप देखिए जितने कम्युनल राइट्स होते हैं धर्म का आधार होते हैं। अगर धर्म ना होता, धर्म को पॉलिटिक्स में यूज न किया गया होता, तो क्या पाकिस्तान बनता, या क्या पाकिस्तान से बांग्लादेश बनता? जितने भी डिविजन्स हैं सबका बेसिस कम्युनल है, धार्मिक है, और इन्हीं एक्सपीरियंस को देख करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने धर्म को कमजोर किया, धार्मिक अधिकार को कमजोर किया है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन उस समय बन रहा था जब हम राइट्स फेस कर रहे थे, दंगे फेस कर रहे थे। हमें लगा अगर धर्म को, अगर स्टेट धार्मिक हुआ या धर्म को अगर ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो हमारा कंट्री दोबारा टूट सकता है।